जाने वाले लोग जो आसपास के इलाकों से जो लोग आते जाते हैं, उनके परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत, सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे, इस शर्त पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेंगी, कुल कानपुर में 10 रूट और लखनऊ में 10 रूट, इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। ई बसें होंगी सारी की सारी। इसमें एक बस पर लगभग जो है, एक बस की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगी और थोड़ा उनकी जो चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है उस पर किया जाएगा। ये 12 वर्ष के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट उन प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। उनका जो भाड़ा है वो तय करने का अधिकार सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है और बाकी उनको एक लाइसेंस दिया जाएगा जिसके चलते वो कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए चारबाग से लखनऊ की अगर बात किया जाए तो चारबाग से बाराबंकी, कामता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराजखंड, घंटाघर से माल थाना, स्कूटर इंडिया से इंजीनियरिंग कॉलेज, चारबाग से देवा, चारबाग से कुर्सी, दुबग्गा से गंगागंज और घंटाघर से संडीला। ये लखनऊ के 10 रूट अभी चिन्हित किए गए हैं, फिर इसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। उसी प्रकार कानपुर के भी 10 रूट, रामदेवी से जहानाबाद, फजलगंज से रूरा, घंटाघर से अकबरपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिंदकी, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिठूर, कानपुर रेलवे स्टेशन से घाटमपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से IIT, घंटाघर से मूसानगर, कानपुर सिटी से सर्कुलर रूट। तो इस प्रकार इन 20 रूटों पे ये बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाएंगे। बसों की संख्या हर रूट पे 10-10 बस के हिसाब से एक हाँ जी, अभी एक से है, लेकिन उनको बढ़ाया भी जा सकता है। ऑपरेटर प्राइवेट होगा, उसको टेंडर के आधार पे उसका सिलेक्शन होगा, जो सबसे किफायती भाड़ा, सबसे किफायती शर्तें रखेगा उसका सिलेक्शन होगा और उनको चलाने की छूट मिलेगी। सब कुछ उन्हीं का होगा, ड्राइवर, कंडक्टर, बस, डीजल, बस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी होंगी। हम खाली उनको लाइसेंसिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, भाड़ा वो एकदम से बढ़ावे ना, उसकी व्यवस्था रखेंगे। चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि चार्जिंग में गवर्नमेंट का भी रोल आता है, बिजली विभाग का रोल आता है, तो उतनी वहां तक उनको पॉइंट तक बिजली देने का व्यवस्था सरकार करेगी, बाकी सारा का सारा खर्च उनका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शर्मा जी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स, आप इधर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है
वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसी तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता, इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है। बदलाव किया गया। अभी तक तो 10-10 और 12-12 वर्षों से लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि मैंने कहा ना कि 3 वर्ष के लिए किया जाएगा और एजेंसी को वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था होगी जी 16,000 को मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था नहीं, हर साल की बात नहीं है, एक बार तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक यदि कि मैटरनिटी अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ अब तो हो गया जी, और महीने में 26 दिन से इनसे सेवा ली जाएगी और इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु पर ऊपर देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात के लिए कि हम जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले। एक बोले जी 180 दिन। भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप देखिए, जिस प्रकार से एजेंसीज को हम तय करते हैं, निगमों के माध्यम से एजेंसीज को तय करते हैं, जिन लोगों को जिन विभागों को आवश्यकता होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लेते हैं और विभाग की सहमति जरूरी है। जी हाँ, सर्विस प्रोवाइडर को वो टेंडर पे आएगा ना, जेम पे जो है समझते हैं। ऐसा है, मैं अभी उनके अकाउंट में पैसा पूरा जाएगा। अभी तक ESI का EPF का पैसा सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता था, जिसपे शिकायत ये थी कि वो जमा नहीं करते और जितनी कंडीशंस जितनी दी हैं, जो संवेदनशीलता के बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं है थी उसमें पहले, अब आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से निगम ही बना है, निगम के तहत मैंने आपको शुरुआत जहाँ करी आपने सुना नहीं,
मैंने पूरा पहले यहीं से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की गई। अब दूसरा देख लीजिए। मंत्री जी ने उसकी घोषणा हुई थी आपकी सरकार के द्वारा, तब ये कहा गया था ब्रीफिंग में कि हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सपोर्ट करेंगे, सरकार कंपनी बना के डायरेक्ट भर्ती करेगी। निगम के माध्यम से ही कर रही है। आपको डेमोक्रेट से नहीं, निगम के माध्यम से उनका चयन करेंगे। चयन जो है वो एजेंसीज का चयन उसके माध्यम से करेंगे, निगम करेगा। एजेंसी रहेगी। नहीं, हाँ, सुनिए सब एक साथ अच्छा मैं इसको मैं तो नहीं एम्प्लॉइज के अकाउंट में जाएगा पैसा पूरा। आपने वो अपना स्वयं जमा करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछे हैं माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया है, सर्वप्रथम ये जो निगम है ये एक नियमन निगम के रूप में काम करेगा। अभी ऐसी कोई अम्ब्रेला व्यवस्था नहीं है जो एजेंसियों को रेगुलेट करे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इनका नियमन होगा। नंबर 2, जेम के माध्यम से जरूर, क्योंकि कोई चयन की प्रक्रिया तो रखनी पड़ेगी और वो जो सरकारी व्यवस्था है वो जेम पर आधारित है, तो वो हम जेम पर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जो अब तक विभाग करते थे अब निगम करेगा। जिस विभाग को जितने मैन पावर की जरूरत है वो निगम को बताएगा। निगम उसकी आवश्यकता के अनुसार मैच करते हुए जो चयनित या क्वालिफाइड कहूंगा आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उसको अलॉट कर देगी। अब रही बात कि कैसे लिया जाएगा लोगों को, जो कार्मिक हैं, जो आपका बिंदु है, तो उसमें एक पारदर्शी लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था है, ठीक है, और साक्षात्कार की है। तो 4 श्रेणियों में जो आउटसोर्सिंग हम सेवा लेंगे, आउटसोर्सिंग सेवाएं लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सरकार में ट्रांसलेशन की सेवा हो, तो अगर हमें वहां पर अनुवादकीय सेवाएं लेनी है तो जो ट्रांसलेशन का ज्ञान रखने वाले लोग अप्लाई करेंगे तो हम उनकी सेवाएं लेंगे। नंबर 1, उस सेवा के लिए हम उनको पे करेंगे। तो हमने उनको अलग अलग श्रेणी में डाला है। तो जैसे इसी चीज को बताने के लिए अनुवादकीय सेवाएं जो है श्रेणी 2 में आएंगी, उसमें हम अप टू 25,000 रुपए तक देंगे, ठीक है। वो हम तय करेंगे निगम और विभाग के हम कितना देंगे, पर अप टू 25,000 रुपए तक हम देंगे। तो इस प्रकार से वो जो कितना उन सेवाओं के लिए पे करना है वो कर रहे हैं। तो जैसा माननीय मंत्री जी ने आपको सूचित किया कि नियमित पदों के सापेक्ष नहीं होगा, ये सेवाओं के लिए हो। ये प्रश्न ये था कि जो आप एजेंसी निगम के द्वारा चयनित कर रहे हैं तो भर्ती करके जहां विभाग में आवश्यकता है उनको देंगे, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया बताई तो अभी आपको लिखित परीक्षा भी होगी, मौखिक साक्षात्कार भी होगा। निगम सब कुछ निगम ऐसा है, सुनिए, ये निगम के माध्यम से होगा। आप उसमें आप देखिएगा जो व्यवहार जितनी बातें आपके संज्ञान में आई हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तो उसको पूरा इंतजाम किया गया है उसका कि परीक्षा और मौखिक उसका साक्षात्कार लेने के बाद ही किया जाएगा। अब दूसरे पे आने दीजिए। देखिए
देखिए उत्तर ये प्रदेश आउटसोर्स कहलाएंगे, आउटसोर्स कहलाएंगे, ये संविदा कर्मी नहीं। दूसरा 11-11 महीने का टेन्योर होता है, क्या इसको बढ़ा करके रखा जाएगा या वही 11 महीने वाले रखा जाएगा? 3 साल का बताया। देखिए प्रारंभ में ही बताया था 3 साल के लिए। दूसरा हमारे एक और अधिकारी भी हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025। ये खास तौर से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक घटक जितने भी हम अभी तक बनाते हैं, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ज्यादातर इक्विपमेंट्स हम असेंबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी चीजें बाहर से आती हैं, असेंबल हम लोग करते हैं। जैसे पीसीबी, मोबाइल फोन पर जो कैमरा वगैरह लगता है उसको भी, डिस्प्ले यूनिट, इस प्रकार के जो यूनिट हम बाहर से खास ला के यहाँ पर असेंबल करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको हम स्वयं निर्मित करेंगे। इस प्रकार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है और मैं समझता हूं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करेगी। मैं श्री अनुराग यादव जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनसे कहेंगे कि इसके ऊपर जरा प्रकाश डिटेल में डालें। सर सभी लोग इसमें वाकिफ होंगे यहाँ पे। सर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देश में पिछले 8 वर्षों में जो तरक्की हुई है वो अभूतपूर्व रही है। करीब 2015 में अगर आप देखेंगे आंकड़े वर्ष के, तो उस समय में महज 2 यूनिट ऐसी थी जो मोबाइल बनाती थी देश में, पूरे देश में। आज की तारीख में 300 है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो निर्माण होता था वो लगभग 1.9 लाख करोड़ का हुआ करता था 15 में। पिछले 9-10 वर्षों में ये बढ़ के 11 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है। एक्सपोर्ट जो हुआ करता था, मोबाइल फोन हम जो बनाते थे और एक्सपोर्ट करते हैं, 8-10 साल पहले 1500 करोड़ रुपए का ही महज हुआ करता था, वो बढ़ के 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हो रहा है। यानी बहुत तेजी से इस उद्योग में पिछले 8 वर्षों में पूरे देश में तरक्की हुई। और प्रदेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनमें मोबाइल के हैंडसेट पूरे देश में जो प्रोडक्शन होते हैं वो आधे से ज्यादा लगभग हमारे नोएडा का जो रीजन है इलेक्ट्रॉनिक हब का, वहां होते हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो वहां पर निर्मित नहीं हो रहा है। आज की तारीख में सैमसंग सबसे बड़ा ब्रांड कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में देखेंगे जाके यूनिट्स, तो बहुत अच्छी तरक्की पिछले 8-10 वर्षों में विश्व स्तरीय फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपकी खबर थी कि माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक यूनिट में नोएडा में गए हैं जहां ड्रोन बन रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें ये है कि किसी भी उत्पाद का जितना असेंबली, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, असेंबली के कुछ कंपोनेंट्स हमारे अपने पास से कुछ मंगाते थे, पर जो हाई वैल्यू कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज से जिससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है, उसको लेकर करीब 11 कंपोनेंट्स ऐसे थे जिनको लेकर भारत सरकार ने एक रणनीति तय की है, नीति आयोग ने, ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, और भारत सरकार ने उसमें अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की नीति लाई। और उसके साथ साथ जो हम राज्य सरकार भी उसको बढ़ावा देने के लिए, अपने राज्य में हमारे उद्योग है ये, और राष्ट्रीय जो उद्देश्य है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और प्रदेश को एक इंजन जो बना हुआ है ग्रोथ इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें आगे, और हम लोगों के प्रयास से बन रही। इसमें मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट शाहजहांपुर के अंतर्गत 5 इकाइयां स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज, स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय, श्री दैवी संपत ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय, श्री दैवी संपत इंटर कॉलेज, परिवर्तित नाम इसका नाम है धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, श्री शंकर मुमुक्ष विद्यापीठ। ये मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित इकाइयों की जो स्थिति है उसमें अभी तक जो कुछ भी है वो ये सब राजकीय विश्वविद्यालय में सब मर्ज हो जाएंगी। और ये अपने आप में एक विश्वविद्यालय, ये शाहजहांपुर के लिए भी उपलब्धि है राजकीय विश्वविद्यालय, और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक उपलब्धि। इसके अलावा एक विषय और रह गया अंत में, जनपद वाराणसी के अंतर्गत परगना रामनगर में स्थित अराजी 507-508 की 3 एकड़ भूमि पर समेकित क्षेत्रीय केंद्र
की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है। ये 3 एकड़ जमीन विशेष रूप से हमारे जो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को दी जा रही है, इस पर भी आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। ये भी अपने आप में, क्योंकि उन लोगों की पॉलिसीज को आगे बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथन करना, ये विशेष रूप से नहीं जी, वो तो एक लिमिटेड है, 47 लोगों की नियुक्ति का है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से है 47। ये खास तौर से जिस उद्देश्य से दी जा रही है, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, पेशेवरों, पुनर्वास पेशेवरों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना, दिव्यांगजनों की जरूरतों तथा अधिकारों के बारे में माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना, दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांगता पुनर्वास के विशिष्ट संदर्भ में अनुसंधान और विकास करना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों की डिजाइनिंग, निर्माण, फिटमेंट और वितरण का कार्य करना। ये विशेष रूप से आज 3 एकड़ जमीन निःशुल्क उनको हस्तांतरित की गई, इस पर भी मंत्रिपरिषद सहमति दी। आप लोगों ने आज की इस प्रेस वार्ता में सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। अभी नहीं आई, थैंक यू वेरी मच। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे और अभी आपने तस्वीरें भी देखी, कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही थी और इसी को लेकर के एक और बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं, जहां लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और कैबिनेट बैठक में 16 में से 15 प्रस्ताव पास हुए हैं। जो जानकारी आ रही है, पैतृक संपत्ति का बिल कैबिनेट में पास हो गया है, यानी इसका रास्ता साफ हो गया है। निगम आउटसोर्सिंग प्रस्ताव को भी यहां से मंजूरी मिल गई है। बैठक में संभल मामले की रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, जो जानकारी आई है। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। 16 मामले यहां पर रखे गए थे, जिनमें से 15 पर मोहर लग गई है, यानी प्रस्ताव पारित हो गए हैं। और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का जो बिल है वो भी कैबिनेट में, यानी इस विधेयक पे भी कैबिनेट में मोहर लग गई। निगम आउटसोर्सिंग, यानी निगम में जो लोग काम कर रहे थे आउटसोर्सिंग के उस पर, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ से होगा। तो संभल की जो रिपोर्ट है कोर्ट में रखी गई है, वो भी यहाँ पर उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो हुई नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं रखी गई है, पटल पर नहीं रखा गया है इस मीटिंग के। तो कैबिनेट की अहम बैठक, 16 में से 15 प्रस्ताव जो जनहित के हैं वो यहाँ से पास हो गए।